हाँ यस फ्रेंड्स, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के डिस्कशंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम जो 11th क्लास में पढ़ी थी उसे रिवाइज कर लेते हैं। जो वर्क एनर्जी थ्योरम थी जरा उसके पॉइंट्स रिवाइज कर लें, उसके कंक्लूजन रिवाइज कर लें। पहला जो था वो ये था कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस का नेगेटिव इज इक्वल टू डेल्टा पी। सेकंड था वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस यानी W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा डेल्टा पी प्लस डेल्टा के। तो यही से हम शुरुआत करते हैं। अभी फिलहाल हमें इससे मतलब है एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करता है वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के लिए जिम्मेदार होता है और वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज के लिए जिम्मेदार होता है, राइट। इसका हम यूज करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचेंगे। बेसिकली हमें पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, हम इसको यूज करके पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचेंगे। पहले आप अब हेडिंग दे दीजिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग गिवन चार्ज, गिवन को हाईलाइट कर दीजिए, कैप्स में लिख दीजिए। वर्क डन इन ब्रिंगिंग गिवन चार्ज फ्रॉम infinity to the point under consideration, from infinity to the point under consideration along any arbitrary path, along any arbitrary ARBI, along any arbitrary path and without any change in kinetic energy, without changing any kinetic energy, gets stored in the system, in the form of its electrostatic potential energy, in the form of its electrostatic potential energy। हमने इस डेफिनेशन में दो बातें कही हैं, एक तो आर्बिट्ररी पाथ और एक स्लोली विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाली बात कही है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा एरो लगा के लिख दीजिए और हम ये समझा रहे हैं कि आर्बिट्ररी पाथ की बात हमने क्यों की है। ऐसा लिख दीजिए आर्बिट्ररी पाथ ARBI TRARY, arbitrary path because electrostatic field is conservative, and work done in a conservative field depends only on the initial and final positions, only on the initial and final positions, and is independent of the path followed, full stop। और फिर दूसरा एरो लगा के काइनेटिक एनर्जी वाली बात को भी समझाते हैं। अगला पॉइंट है, हम इन पे स्टार नहीं दे रहे हैं, जस्ट एक नया पॉइंट है, एक सिंपल एरो दे रहे हैं। लिख दीजिए द चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड वेरी स्लोली, almost with zero velocity,
maintaining its equilibrium throughout, maintaining its equilibrium throughout, maintaining its equilibrium throughout. Therefore, delta Ke is equal to 0. Delta Ke is equal to 0. ठीक है, चार्ज पार्टिकल को अगर आप इंफिनिटी से फील्ड के अंदर धीरे 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 ला रहे हैं, बहुत ही स्लो स्पीड पे, इस तरह से हर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड करीब करीब 0 ही है। बस वर्क डन का अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, जो एक्सटर्नल एजेंट एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है वो डेल्टा पीई प्लस डेल्टा के ही होता है। इस समय तो डेल्टा के ही 0 है, क्योंकि आप एम स्क्वायर में पार्टिकल की ली तो हमेशा 0 ही है। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो इस समय डेल्टा पी है, यानी वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है। एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इज स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यू स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम 1 लिख सकते हैं। हम वापस इस पे आएंगे थोड़ी देर बाद। हालांकि अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, कोई एग्जाम ओरिएंटेड बातें तो है नहीं, दोबारा इन्हें पढ़ने का कोई खास महत्व है नहीं। हेडिंग दे दीजिए, रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, पी कैपिटल ई कैपिटल। रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, पी को स्मॉल लेटर्स में मत लिखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट को आगे चल के हम स्मॉल पी से लिखेंगे। आगे लिख दीजिए, इसमें ये भी अंडरस्टैंडिंग का एक पॉइंट है, दोबारा शायद से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख दीजिए, when particles of a system are at infinite separation, particles of a system are at infinite separation, there will be no interaction between them. There will be no interaction between them. पार्टिकल्स अगर इंफिनिटी पे है, मतलब ऑफ कोर्स मतलब चार्ज पार्टिकल्स है, उनके बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है, तो एक ने जो फील्ड पैदा की है वो दूसरे से एसोसिएटेड है ही नहीं। बस आप तो सीधे से ऐसे लिख दीजिए फुल स्टॉप लगाने के बाद, नो ई, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, कॉमन नो फोर्स, ई ही नहीं है, तो जो फोर्स क्यू ही होता है वो भी आपस में नहीं लग रहा है, कोई इंटरैक्शन ही नहीं है, सो नो पोटेंशियल एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी। Therefore, infinity is considered as reference of zero potential energy, in these discussions. पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप बात जानते ही हैं, 11th में भी इन बातों का जिक्र हुआ है ग्रेविटेशन के चैप्टर में। पोटेंशियल पढ़ते समय ये हमेशा बताना बहुत आवश्यक है कि आपने रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया है। अगर आप रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर देंगे तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट चेंज हो जाएगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फिर भी सेम रहेगा। हाँ, ये लाइन फिर भी इंपॉर्टेंट है, शायद आगे और समझेंगे। अभी स्टार लगा के लिख दीजिए, स्टार लगा के अगली लाइन में लिख दीजिए, when reference of zero potential energy is changed, when reference of zero potential energy is changed, comma, potential at a point changes, potential at a point changes, but potential difference between 2 points remains unchanged. Potential difference between 2 points remains unchanged. अब फिर से आप ये दोबारा इक्वेशन कॉपी कर लीजिए फ्रॉम 1 करके। फ्रॉम 1 में हमने ये इक्वेशन लिखी थी, और अब तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी वो तो 0 है।
शुरू में चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से उसे पकड़ के अंदर लाए तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। तो जो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है बस वही सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये बस यही पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आ गई। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में कहा था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल गिवन चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी है along any arbitrary path and without any change in kinetic energy। अगर पाथ कोई भी भले हो सकता है पर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो पार्टिकल पे जो वर्क किया है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है फाइनली। क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब पार्टिकल पहले इन्फिनिटी पे था और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ज्यादातर जीरो मानते हैं, हालांकि रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर लेना चाहिए, किया ही जाता है। एनीवे फिलहाल इतना काफी है। आगे लिखिए 10 when a charged particle is brought from infinity to a point, when a charged particle is brought from infinity to a point near one of the charges, comma, work done on the particle by the external agent is equal to final potential energy of the system। इसे सिस्टम बोलिए, कैपिटल में लिख दीजिए, कैप्स में सिस्टम को SYSTM, इसे कैप्स में लिख दीजिए, बाद में बात करेंगे। तो अब पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई हमने कि डेफिनेशन में हमने किन किन बातों का उपयोग किया है, पर शायद इनमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ भी बहुत काम का नहीं। हेडिंग दे दीजिए आगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ये मान लेते हैं कि एक प्लस Q1 चार्ज है जो कि फिक्स्ड है और यहाँ पर एक प्लस Q2 चार्ज है जो कि चलने के लिए फ्री है, मोबाइल है। इनके बीच में डिस्टेंस अभी R हमने दिखाया है और पूरा लिख भी देते हैं। Q1 is fixed, comma, Q2 is brought from infinity to a point distant R, from Q1, ये कैपिटल Q1, फुल स्टॉप, from Q1, Q2 हम इंफिनिटी से लाए और इसमें उसका डिस्टेंस Q1 से R है, फुल स्टॉप। अगली लाइन में लिखिए, कंसिडर an intermediate state in the process, इंफिनिटी से यहां तक लाए हैं तो कभी ऐसा रहा होगा ये Q1 है और ये प्लस Q2 है और उनके बीच में ये डिस्टेंस x है। इस इंटरमीडिएट स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, इसे बना लीजिए। कंसिडर एन इंटरमीडिएट स्टेट, Q2 is at a distance x, Q2 is at a distance x from Q1, Q2 is at a distance x from Q1 and is displaced towards Q1 by an elemental distance dx, में भी यहां से यहां तक के हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को dx कह रहे हैं। जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x है हम उस समय Q2 को डिस्टेंस
dx से, जो कि एलिमेंटल सेक्शन है, बहुत छोटा जो डिस्टेंस है, वो उतने डिस्टेंस से चलाने की बात कर रहे हैं। इस समय Q2 पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बारे में देखिए। ये जो Q2 है, इस पे ये Q1 रिपेल कर रहा है, Q1 रिपेल कर रहा है, इसको मैं फोर्स ऑफ फील्ड कहता हूं, कूलम्ब्स लॉ। Q1 की फील्ड है, Q2 को रिपेल किया हुआ है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इस रिपल्शन के बावजूद मैं इसे अंदर लाना चाहता हूं, तो इस पे ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स, और फिलहाल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। Q2 को मैंने अलग से दिखा दिया। Q1 की फील्ड Q2 को रिपेल कर रही है क्योंकि दोनों पर लाइक चार्जेस हैं, और इस रिपल्शन के बावजूद मुझे इसे अंदर लाना है, तो Q2 पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में इस पर डिस्प्लेसमेंट dx हुआ है। स्लोली वाली इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत स्लोली हुआ है, बहुत ही स्लो। अगर मैं इसे चला रहा हूं तो आप F एक्सटर्नल और F फील्ड में क्या रिलेशन कहेंगे? बताइए जवाब, मैं आंसर का वेट कर रहा हूं। और जवाब में केवल वही बातें F external कीजिएगा जिन्हें आप equals मैथमेटिकली minus F इनकॉर्पोरेट कर field. सकते हैं, जो इक्वेशन में लिख सकते हैं। F फील्ड और F एक्सटर्नल में क्या रिलेशन है बताइए? इक्वल होगा। Equal और opposite है। यस एनीबॉडी? इक्वल। हाँ ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन की वजह से भी कुछ बोलना होगा आपको। Equal and इक्वल एंड opposite है। अपोजिट। हाँ ठीक है, ऑलराइट, इक्वल एंड ऑपोजिट बोल सकते हैं, सही बात है। ऐसा तो ना बोले ना कि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स फील्ड के फोर्स से थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा तभी तो यहाँ आएगा। ये फोर्स इसके फोर्स से मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, पर कितना थोड़ा सा? बहुत ही इंक्रीमेंटल थोड़ा सा, और उतना थोड़ा सा जिसको हम मैथमेटाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम उन दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट ही मानते हैं। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये 10.000 और 1000 जीरोस के बाद 1 लगा दीजिए, तो इतना चलने के लिए काफी होगा। अगर ये 10 है तो ये 10,000 जीरोस और 1 भी होगा तो भी ये चलेगा, और उस चीज को हम मैथमेटिकली कहीं अपनी इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बराबर कहते हैं। आप ऐसा लिख दीजिए, if the equilibrium is to be maintained throughout, if the equilibrium is to be maintained throughout, F external at every instant, F external at every instant should be equal and opposite. F external at every instant should be equal and opposite to F field. जो फील्ड का फोर्स है हर इंस्टेंट पे, उतना ही एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट आपको लगाना पड़ेगा। कभी भी ये टेंडेंसी मत रखिए कि आप बोलें कि आंसर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स फील्ड के फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये थोड़ा सा ज्यादा आपको जहां भी थॉट होता है उसको हमेशा बराबर कह दिया करें, क्योंकि उस थोड़े से को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसे मैथमेटिक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए वो थोड़े से का हमारे पास कोई जगह नहीं। अब ये बात बताइए कि जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बोलिए। कांस्टेंट है। सब वेरिएबल है। वेरिएबल है। वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है मतलब? फील्ड का फोर्स चेंज हो रहा है, हाँ, ये कम ऐसे हो रहा है। होएगा ना, जैसे जैसे हम तो इंफिनिटी से अभी यहाँ तक आए और यहाँ तक आना बाकी है, तो जब आप पास आ रहे हैं तो फील्ड का फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा हमें। लिख दीजिए F एक्सटर्नल इज वेरिएबल, और जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें तो ये बढ़ता जा रहा है। जब एक्सटर्नल है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स में हम लोग लिखते हैं, अगर हमें वर्क निकालना हो तो dW is F dx। हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा उसी को तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कहेंगे, क्योंकि हम इंफिनिटी से आ रहे हैं। मैं एक्सटर्नल एजेंट के वर्क में इंटरेस्टेड हूं, मैं उसे F डॉट dx कह सकता हूं। मैं dW एक्सटर्नल को F एक्सटर्नल इंटू dx इंटू cos 0 कह सकता हूं। इस समय तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, F इंटू dx इंटू cos 0। और बस अब तो मैं पूरा वर्क निकाल लेना चाहता हूं। पहले मैं
एक्सटर्नल के वर्क की तो कोई इक्वेशन में लिख नहीं सकता, इसके फोर्स की इक्वेशन में नहीं लिख सकता, इसलिए मैं इसे माइनस एफ फील्ड लिख लेता हूं। ये इसके फोर्स की, एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स की कोई इक्वेशन में नहीं लिख सकता, तो बस मुझे ये अलग से पता है कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स फील्ड है, और ये तो मैं कूलम्स लॉ से लिख सकता हूं। जब इनके बीच में डिस्टेंस x है, जब इनके बीच में डिस्टेंस x है, तो ये ऐसा हो जाएगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस k q1 q2 बाय x स्क्वायर और फिर ये dx। पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो मैं उनके बीच के एंगल को 0 लिख चुका हूं। बस अब तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा, सारे इंक्रीमेंटल वर्क डन का सम मिल जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब कंटीन्यूअस समेशन, मुझे सारे एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए किए गए वर्क का सम मिल जाएगा। मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, तो हो जाएगा माइनस k q1 q2 और फिर x to the power minus 2 dx। इधर x की लिमिट्स डाल रहा हूं, तो फाइनली दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस r था, मैं इंफिनिटी से r, मेरे को यहाँ dx है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो x की लिमिट्स डालनी है, तो इंफिनिटी से r चलूंगा। मेरा इनिशियल पॉइंट, x का इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी था, और मुझे फाइनली r के डिस्टेंस तक आना है, और जब ये इंफिनिटी था, ये सिस्टम की, चलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिख देता हूं, क्योंकि मैं, और ये सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो dw इज इक्वल टू एनर्जी, तो ये तो एनर्जी हो जाएगा, ये ui और ये uf हो जाएगा, और ये माइनस k q1 q2 k q1 q2 और फिर x to the power -1 upon -1 from infinity to r आ जाए। ये u फाइनल माइनस u इनिशियल है, u इनिशियल को मैं u इंफिनिटी डाल देता हूं, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, k q1 q2 और k q1 q2 और 1/x from infinity to r। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला, ये तो जीरो है, u इंफिनिटी तो जीरो है, इसका फॉर्मूला आ गया k q1 q2 by x। अब चाहे स्मॉल q2 हो चाहे बड़ा q2 हो, जो भी हो, ये सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। आप अगर कैलकुलेशन सारी की सारी एसआई यूनिट्स में कर रहे हैं तो ये आंसर जूल में आ रहा है, और आप अगर कैलकुलेशन सीजीएस यूनिट्स में कर रहे हैं तो ये आंसर अर्ग में आ रहा है। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए काम का हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई खास महत्व नहीं है, कोई भी खास महत्व नहीं है। ये ग्रेविटेशन जैसा फॉर्मूला है, Gm1m2/r। आप डायमेंशनली देख सकते हैं, भाई एनर्जी जो होगा वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा, तो k q1 q2 by x स्क्वायर था इनटू x कर दिया। आपको तो ध्यान ये रखना है कि आपको कूलम्स लॉ की आदत इतनी होती है कि गलती से कभी-कभी आप एनर्जी के फॉर्मूले में भी स्क्वायर लिख देते हैं। वहां वार्निंग लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए, इन द फॉर्मूला ऑफ, बस force is proportional to 1 by x square, ये लिख दीजिए, force is proportional to 1 by x square but energy is proportional to 1 by x। उस पर ध्यान दीजिए, ज्यादातर तो मिस्टेक नहीं होती है, पर बहुत रेयरली हो सकती है, हमें वो चांस भी नहीं रखना है। आपको एक बात यहां समझनी होगी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, किसी एक की नहीं है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की है। Q1 को पकड़ के रखा, Q1 को पकड़ के रखा, अपनी जगह से नहीं हिलने दिया, जब ये पास आता रहा, Q1 को पकड़ के रखा। इसको लाने में जो आपने वर्क किया, आप आगे लिख दीजिए, फिर से ध्यान दे दीजिए, वार्निंग कर सकते हैं, एक और वार्निंग लिख सकते हैं कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज ऑफ बोथ द चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को कैप्स में लिख दें, of both the charges, not of any one of the charge। किसी एक चार्ज की नहीं है ये, not of any one of the charge। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। पहला फॉर्मूला जो आज हमने पढ़ा वो यही है, ग्रेविटेशन में पढ़ते थे Gm1m2/r,
हाँ, ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती थी क्योंकि मास एक ही टाइप का रहता था। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, वो चार्जेस के साइन से डिसाइड होगी। अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। ग्रेविटेशन में तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग दे दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, अब हम उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ रहे हैं। सारी बातें वही की वही हैं, बस इतना सा फर्क है कि पहले हमने लिखा था वर्क डन टू ब्रिंग अ गिवन चार्ज। आप पहली डेफिनेशन खोलिए और देखिए उसमें गिवन को आपने कैप्स में लिखा है कि नहीं लिखा। कैप्स में लिखा है तो ठीक है। अब हेडिंग लिख दीजिए, अब लिखिए वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट को कैप्स में लिखना है। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to the point under consideration. To the point under consideration. Against electrical forces. Against electrical forces. तो V का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं यूनिट चार्ज नहीं लाया, कोई बड़ा चार्ज लाया हूं, तो जो टोटल वर्क है उसे टोटल चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर चार्ज यूनिट होता तो उसे लाने में कितना वर्क करना पड़ता। अब ये यूनिट चार्ज नहीं है और ये वर्क भी यूनिट चार्ज पे नहीं है, ये इसी चार्ज को अंदर लाने में किया गया वर्क है। Q से डिवाइड कर दिया तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया। बस पोटेंशियल की यही डेफिनेशन है। अगर यूनिट चार्ज को ला रहे हैं तो ये पोटेंशियल है, और अगर किसी और चार्ज को ला रहे हैं तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। एनीवे, कुछ भी बहुत एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। हेडिंग दे दीजिए यूनिट्स। हम पोटेंशियल की यूनिट्स की बात कर रहे हैं। पहले एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ये हो जाएगा जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, और इसको बोलते हैं वोल्ट। एसआई सीजीएस ही एसआई यूनिट ही काम की है, एसआई यूनिट ही काम की है। और दूसरे हम इसकी सीजीएस यूनिट बोल सकते हैं, तो हो जाएगी अर्थ पर स्टैट कूलम। अर्थ पर स्टैट कूलम, और उसको बोलते हैं स्टैट वोल्ट। तो बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है, ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इसी को हम ESU ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। ESU ऑफ पोटेंशियल, वो जो स्टैट कूलम था उसको हम ESU ऑफ चार्ज कहते थे। ये ESU ऑफ पोटेंशियल कहला सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी की भी सीजीएस यूनिट पढ़नी है तो आप उसके आगे वर्ड स्टैट लगा दीजिए। चार्ज की यूनिट ESU ऑफ चार्ज कहलाती थी, पोटेंशियल की सीजीएस यूनिट ESU ऑफ पोटेंशियल कहलाती है। हेडिंग दे दीजिए रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट। रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट, हालांकि ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, पर इनके पढ़ने से बस आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि आपकी कॉपी में सब कुछ लिखा है। ये एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है। 1 वोल्ट से ही शुरू करते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 जूल यानी 10 का पावर 7 वर्ग, और 1 कूलम यानी 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। तो ये जो 1 वोल्ट हो जाएगा ये 1/300 अर्ग अपॉन स्टैट कूलम हो जाएगा, जो कि स्टैट वोल्ट हो जाएगा। यानी फाइनल फेस पर ये लिख सकते हैं कि 1 स्टैट वोल्ट इज 300 वोल्ट्स। ये वन स्टैट वोल्ट इज 300 वोल्ट्स। रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बस आपको ये बताना है कि वोल्ट बड़ी यूनिट है कि स्टैट वोल्ट बड़ी यूनिट है। स्टैट वोल्ट। हाँ, शाबाश। स्टैट होती है वो यूनिट बड़ी होती है। हालांकि ये सीजीएस यूनिट है और ये बड़ी है। थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट तो है
और इम्पोर्टेंट नहीं है, लिख दीजिए स्टार्ट वोल्ट द सीजीएस यूनिट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ पोटेंशियल। स्टार्ट वोल्ट द सीजीएस यूनिट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ पोटेंशियल। एक स्टार्ट वोल्ट में 300 छोटे छोटे वोल्ट आते हैं, तो ये बड़ा हुआ। यूनिट का मतलब हमने बताया था, यूनिट मतलब 1, और वो बहुत बड़ा 1 भी हो सकता है। एक स्टार्ट वोल्ट इसलिए बड़ा है क्योंकि 1 स्टार्ट वोल्ट में 300 छोटे छोटे वोल्ट्स आते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए पोटेंशियल क्रिएटेड बाय अ पॉजिटिव चार्ज अराउंड इट। पोटेंशियल क्रिएटेड by a positive charge around it। ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, और इंफिनिटी से मैं एक +1 को यहां लेके आ रहा हूं। ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी से एक +1 को इसकी तरफ लेके आ रहा हूं। कोई खास बात नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस इसमें हमारा ये कहना है कि डिस्पाइट रिपल्शन, रिपल्शन के बावजूद हम इसे अंदर ला रहे होंगे, तो एक्सटर्नल एजेंट ने इसे अंदर धकेल के लाने में पॉजिटिव वर्क किया होगा। बस यही लिख दीजिए डिस्पाइट रिपल्शन, डिस्पाइट रिपल्शन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स +q, is being to push towards +q, so work done by external force is positive, work done by external force is positive. Therefore, the potential created by a positive charge is positive. Potential created by a positive charge is positive. बस बात खत्म। ऐसे ही हेडिंग दे दीजिए potential created by a negative charge around it. Potential created by a negative charge around it. ये डायग्राम दिखा सकते हैं। पोटेंशियल क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज अराउंड इट। तो फिर वही बात है कि अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब नहीं होने देना चाहते तो हमें उल्टा फोर्स यहां लगाना पड़ेगा। फील्ड का फोर्स यहां लग रहा है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स यहां लगाना पड़ेगा ताकि आप इसे रोक के अंदर आने दें, धीरे धीरे अंदर आने दें। ऐसे ही कुछ लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं, लिख दीजिए द यूनिट पॉजिटिव चार्ज will be accelerated towards -q. The unit positive charge will be accelerated towards -q. Full stop. To prevent increase in velocity and kinetic energy, to prevent increase in potential energy and kinetic energy, the external force must act against the direction of displacement. The external force must act against the direction of displacement. अभी फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन तो ये नेगेटिव है ही। बस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव। इसलिए क्लियर हो गया कि नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स a negative potential around it. Negative charge creates negative potential around it. बस पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करता है। अब तो ये हेडिंग दे दीजिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इनके बेसिस पे अब हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड को एक्सप्रेस करने के अपने शब्द बदल लेंगे। आप फील्ड तो जानते हैं कहां से कहां डायरेक्टेड होती है, आपको डायरेक्शन पता है, बताइए क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ ठीक है, लिख दीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। और अब हमने पढ़ लिया है कि हम चाहें तो ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब अ पॉइंट, पॉजिटिव चार्जेस एट हायर पोटेंशियल, बस ये लिख दीजिए
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करता है ना। Positive charge is at higher potential and negative charge is at negative potential. Negative charge is at negative potential. So now we can say that field is directed from high potential to low potential. ये नई डेफिनेशन आ गई हमारे पास। अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए। Field is directed from high potential to low potential. High potential to low potential. और इससे एक और भी मीनिंग निकाला जा सकता है, उसे हम कैप्स में लिख देते हैं। अगली लाइन में पूरी लाइन कैप्स में लिख देते हैं कि that is in the direction of E, potential falls. In the direction of E, potential falls. बस फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक डायरेक्टेड है, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक डायरेक्टेड है। और एक चार्ज हाई से लो इसीलिए जाता है क्योंकि एक्चुअली आप तो जानते हैं पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। लिख दीजिए इस बात को। A positive charge moves in the direction of field. A positive charge flows from high potential to low potential. ये कर दीजिए। A positive charge flows from high potential to low potential because E is directed from high potential to low potential. Electrical field is directed from high potential to low potential. और इसका ये भी मतलब है कि यदि मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अब मैं पोटेंशियल के टर्म्स में बातें की सुनने के में इंटरेस्टेड हूं। मुझे ये नहीं सुनना कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगता है। आप लिख दीजिए सीधे द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल naturally by itself tends to move from region of low potential to region of high potential, from region of low potential to region of high potential. अगर नेगेटिव चार्ज को रखूंगा तो उस पर फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगेगा, ये मुझे पता है। अब मैं बोल रहा हूँ वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाने की इच्छा रखता है नेचुरली। अगर पॉजिटिव को छोड़ दूंगा तो यहां से यहां जाएगा और नेगेटिव को छोड़ दूंगा तो यहां से यहां जाएगा। एक बड़ा प्यारा सा बड़ा यूजफुल एक थंब रूल यहाँ पे बनाया जा सकता है नेचुरली वाली बात को लेके। वो मैं ये कह रहा हूं कि इस दुनिया में इस सिस्टम्स में हमारे डिस्कशंस में जो भी होता है, जो भी मूवमेंट अपने आप होता है, जो कुछ भी अपने आप होता है उसके होने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। अगर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूं तो अपने आप ये होगा कि वो यहां से यहां जाएगा। ऐसा होने से वो लो पोटेंशियल में आ गया ना, शायद और बाद में हम समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा होने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आएगा, अपने आप जो कुछ भी होता है उसके होने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। हालांकि उसका पोटेंशियल हाई पोटेंशियल रीजन में तो वो आ गया है और उसका चार्ज नेगेटिव है, कुल मिलाकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम कहलाएगी। ये रूल तो अभी हम लिख देते हैं, पूरा शायद समझ पाए ना समझ पाए, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। लिख दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए और लिख दीजिए whatever happens naturally tends to reduce the potential energy of the system. Tends to reduce the potential energy of the system. इस दुनिया में जो कुछ भी अपने आप होता है उससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के केस में आपको ध्यान रखना होगा कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल रीजन में जा रहा है, पर ऐसा होने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है।
टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ लेंगे तब आपकी बात और क्लियर हो जाएगी। वैसे भी Q1 Q2 का x से भी समझाया जा सकता है। अगर ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है प्लस q इंटू माइनस ई बाई एक्स, प्लस q इंटू माइनस ई बाई एक्स। और अब x कम हो गया तो आंसर मोर नेगेटिव हो गया, मोर नेगेटिव हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। ठीक है, अगर ग्रेविटी में मैं एक ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं और वो नीचे गिरता है खुद ब खुद अपने आप, तो ऐसा होने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। एन एयर बबल राइजेस अप इन वाटर, एन एयर बबल राइजेस अप इन वाटर, हाइट तो बढ़ रही है पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ऐसा भी डैश करके लिख दीजिए। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन ग्रेविटी, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन ग्रेविटी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। An object falls in gravity, its potential energy decreases, and when an air bubble rises up in water, air bubble rises up in water, its potential energy decreases. Air bubble rises up in water, its potential energy decreases. वहां हाइट से डिस्कस मत करना, एमजीएच की बात मत करना, ठीक है। हम सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इस दुनिया में, इस नेचर में जो कुछ भी अपने आप होता है वैसे होने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। अगर मैं आपसे बोलूं दो इलेक्ट्रॉन्स को, मैं क्वेश्चन लिख दीजिए, टू इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ब्रॉट क्लोजर, बीइंग ब्रॉट क्लोजर, अपने आप के पास नहीं आएंगे। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या? टू इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ब्रॉट क्लोजर, increases, पोटेंशियल increases. ये अपने आप तो पास नहीं आएंगे, आपको इन्हें पास लाना होगा, और इन्हें पास लाने में जो आप वर्क करेंगे वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, और उसकी वजह से उतनी ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, हेडिंग दे दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये भी कोई खास काम की बात नहीं है। नंबर 1 लिख दीजिए, इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड किन किन पैरामीटर से कैरेक्टराइज होती है? नंबर 1 इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बस लिख दीजिए, इट इज रिलेटेड टू फोर्स। सो इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, intensity is a vector quantity, and in numericals whenever we have to calculate a force, in numericals whenever we have to calculate a force, think in terms of E. Whenever we have to calculate a force, think in terms of E. और नंबर 2 लिख दीजिए पोटेंशियल, पोटेंशियल, और लिख दीजिए रिलेटेड टू वर्क। W by Q है ना फॉर्मूला, इट इज रिलेटेड टू वर्क, इट इज स्केलर। And in numericals of electrostatics, whenever we have to calculate work done, in numericals of electrostatics, whenever we have to calculate work done, think in terms of potential. Think in terms of potential. ठीक है, अब काम की बात आ रही है, इंपॉर्टेंट बात है, रिलेशन बिटवीन E एंड V। एक कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिकल फील्ड का E है और एक कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिकल फील्ड का V है, तो क्यों ना इनमें कोई रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाए। ये डेरिवेशन भी थोड़ा बोर्ड के हिसाब से ठीक ही है, इंपॉर्टेंट है। फिर ये वही बात है, ये प्लस Q है जिसको हमने फिक्स रखा है, और यहाँ पर में भी एक ये प्लस Q है और इसको हम इधर ला रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट हम इसमें कर रहे हैं। आप जानते हैं फील्ड का फोर्स यहां लगेगा और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स यहां लगेगा। सारी वही बातें हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। इस वाले Q को मैं dx से इधर मूव कर रहा हूं, तब जब इनके बीच में डिस्टेंस x है। Q is moved by dx towards प्लस Q, तो Q है उसे dx डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं प्लस Q की तरफ।
जो dw है, इस पे जो वर्क किया है वो है f एक्सटर्नल इंटू dx इंटू cos 0। वर्क का फॉर्मूला fx cos थीटा। इस समय फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, सारा वही डिस्कशन है। बस मैं ई का टर्म लाना चाहता हूं, इसलिए शायद आप समझ रहे हैं कि मैं अपने डेरिवेशन में यहां थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ये सब वही की वही बातें हैं। जो एफ एक्सटर्नल है उसे मैं माइनस एफ फील्ड लिख सकता हूं और इंटू डीएक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेट भी कर देता हूं, और एफ फील्ड को मैं क्यू ई लिख देता हूं। इस समय मैं एक सिंपल फॉर्म में, सिंपलीफाइड फॉर्म में रिलेशन चाह रहा हूं, इसलिए लिमिट्स नहीं पुट कर रहा। ठीक है, मेरे को आंसर v का e के टर्म्स में चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ q1 q2 by x स्क्वायर नहीं लिखा, क्योंकि मैं अपने फॉर्मूले में e का टर्म चाहता था। वही डेरिवेशन मैंने फिर से किया, पर फील्ड के फोर्स को तो मैं QE कह सकता हूँ, एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स को मैं थोड़ी ना QE कह सकता हूँ। अब इस इंटीग्रेशन में मैं Q तो बाहर ले आऊंगा, E भी बाहर ले आऊंगा इंटीग्रेशन साइन के, Q तो बाहर ले आऊंगा, E को बाहर इंटीग्रेशन साइन के नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। तो dw का इंटीग्रेशन w आ जाएगा माइनस q इंटीग्रेशन ऑफ e dx। तो w by q इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e dx, और w by q यानी वोल्टेज, वोल्टेज इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e dx। cos थीटा हम पुट कर चुके हैं, इसको हम ऐसा नहीं लिख रहे क्योंकि हम इनके एंगल की बातें कर चुके हैं। ये e into dx इंटीग्रेशन ऑफ e dx, ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला भी, और इसका डेरिवेशन भी 4 स्टार देने लायक है। मैं फील्ड के फोर्स को क्यों ही कह सकता हूं, एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स को जो मैंने लगाया है उसको कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं था, पर पहले मेरे को Q1 Q2 के टर्म्स में आंसर चाहिए था। आज मेरे को अपना आंसर E के टर्म्स में चाहिए, और W by Q को मैंने V लिख लिया। बस ये फाइनल डिसीजन हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख दीजिए, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी। नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी, dx है ना, बहुत सारे छोटे छोटे dx को मिला देंगे, लाइन मिल जाएगी। लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी का नेगेटिव, ये डिस्टेंस है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी का नेगेटिव। काफी इंपॉर्टेंट बात है, 4 स्टार देने लायक बात है। हालांकि इस फॉर्मूले का और थोड़ा स्पेसिफिक फॉर्म लेटर ऑन पढ़ेंगे। अभी तो आप ये हेडिंग दे दीजिए, इंटेंसिटी एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, intensity as potential gradient। हमारा ये कहना है कि E on integration gives V, E on integration gives V, so V on differentiation will give back E। E को इंटीग्रेट करते थे तो V मिलता था, इसलिए इंटीग्रेशन तो एंटी डेरिवेटिव होता है। v का फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन e dx है, e को इंटीग्रेट करते हैं तो v मिलता है, इसलिए अगर v को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाए। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो इधर इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो इधर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का साइन खत्म हो जाए। बस ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इक्वल टू माइनस dv by dx। जो dv by dx होता है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और माइनस साइन बता रहा है कि पोटेंशियल गिर रहा है। लिख दीजिए dv by dx इज पोटेंशियल ग्रेडियंट।
dV by dx is called potential gradient. And including the effect of the negative sign, we can state that, including the effect of the negative sign, we can say that intensity is equal to rate of fall of potential. Rate of fall of potential. अब रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल यानी क्या? शायद आपको लगेगा dv by dt. वैसे भी एक्सेलरेशन को dv by dt बोलने की बहुत आदत है, पर आगे साफ साफ लिख दीजिए रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल और कैप्स में लिख दीजिए बिट डिस्टेंस. वो रेट ऑफ फॉल तो है, पर वो टाइम के साथ नहीं है, तो आपको हर बार चेक कर लेना चाहिए. हर बार चेक कर लेना चाहिए. फिर से लिख दीजिए नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. इस पूरी लाइन को स्टार लगा दीजिए, कैप्स में लिख दीजिए. ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से आई इससे कोई मतलब नहीं. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. वो तो हमने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में भी आपसे डिस्कशन किया ही था. नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. और यहां से मैं इंटेंसिटी की एक बढ़िया यूनिट ले सकता हूं. ये दीजिए यूनिट ऑफ ई. ये डी की तो कोई यूनिट है नहीं, ये तो ऑपरेटर डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर का सिंबल है. इस डी को भी हम हटा सकते हैं. अगर यूनिट की बात कर रहे हैं तो v by x लिख सकते हैं यूनिट के लिए. इंटेंसिटी ऊपर वोल्ट dv की भी यूनिट वोल्टेज है और dx की यूनिट मीटर है, तो इंटेंसिटी की यूनिट हो गई वोल्ट पर मीटर. इंटेंसिटी की एक यूनिट F by Q से न्यूटन पर कूलम आ रही थी, और इंटेंसिटी की एक यूनिट V by D से वोल्ट पर मीटर है. ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और जो 1 न्यूटन पर कूलम है वही 1 वोल्ट पर मीटर भी है. काफी यूजफुल बात हो गई. 3 स्टार दे दीजिए. F by Q से इंटेंसिटी की एक यूनिट वोल्ट पर मीटर है, सॉरी F by Q से न्यूटन पर कूलम है, और V by D से वोल्ट पर मीटर है, और ये दोनों बराबर हैं. दोनों ही ऐसा यूनिट है इंटेंसिटी की. इंटेंसिटी यूनिट हमने बताया था, आप kq by d स्क्वायर से तो निकाल नहीं सकते. इंटेंसिटी की इन दोनों से यूनिट्स निकाल लेंगे. क्या हेडिंग दे दीजिए, आगे लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल फील्ड. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो बस अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ले चलो. पहले आप इंफिनिटी से लाते थे, वही पूरी डेफिनेशन फिर से लिख दीजिए. वर्क डन in displacing a unit positive charge from one point to another against electrical forces is called potential difference between the 2 points. कुछ ऐसा होने वाला है VA minus VB is equal to W by Q. A से B अगर चार्ज को ले जाने में हमें वर्क W करना पड़ा, अगर चार्ज Q है और उसे A से B ले जाने में वर्क W करना पड़ा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो W by Q. B का फॉर्मूला W by Q था ना, तो VA minus VB भी कुछ ऐसा ही आने वाला है. इसमें मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, सिवाय ये बताने के कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वही होती है. पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो या बाद में पढ़ेंगे ईएमएफ हो, सब एक ही बातें हैं. बस इतना सा पढ़ाना था. लिख दीजिए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी जो है वो वोल्ट है. बस आगे लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड.
potential energy of a charged particle in an electrical field. अभी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दिख रही है, सिंपल सी बात दिख रही है, और हेडिंग भी लग रहा है कि पहले से कब से यही तो पढ़ रहे हैं। और अब थोड़ी काम की बात है कि अगर कहीं मान लीजिए कहीं फील्ड ऐसी है, कहीं फील्ड ऐसी है, और इस पॉइंट पे मुझे चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज V है तो इस जगह चार्ज Q की एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो QV होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने Q1 Q2 by X डिराइव किया था, पर अब वही फॉर्मूला कितनी और टर्म्स में बता रहे हैं। ऐसे ही लिख दीजिए आप, if a charge small q, भले डायग्राम ना बनाए, if a charge small q is kept in a field at a point where potential is V, capital V, small v for velocity and capital V for voltage. चार्ज Q को ऐसी जगह रखा है जहां पोटेंशियल V है, then potential energy of charge is QV. Potential energy of charge is QV. वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, कभी आप उसे Q1 Q2 by X कहोगे और कभी आप उसे छोटा Q into V कहोगे, डिपेंडिंग अपॉन के सवाल में आपको क्या दिया है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कभी Q1 Q2 by X भी होगा, K Q1 Q2 by X, और कभी वो सिंपली QV होगा। ये जो QV वाला फॉर्मूला है, इसमें K के लफड़े नहीं पड़ते, ये शायद एक नई डेफिनेशन से आया है, ये भी लिख दीजिए। ये जो QV जहां आपने लिखा है ना, लिख दीजिए दिस रिजल्ट इज नॉट derived from Coulomb's law. This result is not derived from Coulomb's law. So the proportionality constant K will never appear in this formula. The proportionality constant K will never appear in this formula. जैसे F is equal to QE में भी हमने देखा था ना, उस फॉर्मूले में भी E के फॉर्मूले F by Q में भी K कभी नहीं आता था, क्योंकि वो एक डेफिनेशन से आया था, कूलम्स लॉ से नहीं आया था। एनीवे, आगे हेडिंग दे दीजिए, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये जो QV वाला फॉर्मूला भी आपने लिखा, उस पर भी हमें 2 स्टार तो देना ही है। फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, a charge small q is moved from A to B in electric field. Charge small q is moved from A to B in electric field. Full stop. Work done on it is equal to change in potential energy. Work done on it is equal to change in potential energy. एक चार्ज को आप A से B के लेके जा रहे हैं, लिख दीजिए लेट पोटेंशियल एट A इक्वल टू VA। A पे पोटेंशियल को VA मान लीजिए और B पे पोटेंशियल को VB मान लीजिए। तो जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है वो है चार्ज पार्टिकल की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो है Q इंटू VB माइनस Q इंटू VA। A से B लेके गए थे, इस सिस्टम की चार्ज Q की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी। तो जो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है, वर्क डन, वो है Q इंटू VB माइनस VA, मतलब Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। और जो वर्क डन है उसका हम फॉर्मूला बहुत ज्यादा ये लेते हैं, Q डेल्टा V। वर्क डन का फॉर्मूला Q डेल्टा V, फिर से 3 स्टार। वर्क डन का फॉर्मूला Q डेल्टा V। जैसे F का फॉर्मूला Q ही था ना, या अर्थ की फील्ड में जैसे ये mgh है ना, mgh वर्क डन का फॉर्मूला, वही यहां पर Q डेल्टा V है। m की जगह हमने यहां Q ले लिया बस। सिर्फ यही बोला जाता है बार बार, यहाँ इंप्लाइड बातें कुछ हैं जो आप ध्यान रख लें, जो हर बार नहीं बताई जाती हैं। हमेशा इस चैप्टर में आप लगातार कंफ्यूज रहेंगे
और बड़े इंपॉर्टेंट ध्यान से क्वेश्चन में देखना भी पड़ेगा कि वो वर्क डन बाय फील्ड की बात कर रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहा है। हम यहाँ केवल W पढ़ लेते हैं और ये ध्यान नहीं देते हैं कि W किसका है। लिख दीजिए स्टार वार्निंग लगा के लिख दीजिए, here W is the work done by the external agent. Where W is the work done by the external agent and not by the field. Not by the field. And this is equal to change in potential energy. This work done is responsible for changing the potential energy. This work done is responsible for changing the potential energy. ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। Of course, शायद हमने चार्ज को स्लोली धीरे धीरे चलाया है। W का फॉर्मूला Q डेल्टा V तो दिमाग में बैठ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो बड़े फेवरेट फॉर्मूले हो जाते हैं फिर हमारे, एक F इज इक्वल टू QE और एक W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। फोर्स निकालना है तो QE पे दिमाग जाता है, W निकालना है तो Q डेल्टा V पे दिमाग जाता है। पर W वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इरिटेट करने वाला है आपको साइन की वजह से। ये ध्यान रखिए कि W यानी एक्सटर्नल एजेंट के ही वर्क में हम इंटरेस्टेड हैं। फील्ड के वर्क के फॉर्मूले में तो हमें कोई दिक्कत कभी वैसे भी ज्यादा आएगी नहीं, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है ये। और ये डेल्टा V को ध्यान रखिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है आपको। ये V फाइनल माइनस V इनिशियल लिखना जरूरी है और साथ में Q का साइन डालना भी बहुत जरूरी है। ये भी 3 स्टार लग के वार्निंग लिख दीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू पुट द साइन ऑफ Q। डू नॉट फॉरगेट टू पुट द साइन ऑफ Q। ये इससे जो भी आंसर आएगा ना वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये भी लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए कि Q डेल्टा V gives us information about the change in potential energy. Q delta V gives us information about the change in potential energy. अब आप यहाँ सोचिएगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है। यह बात आपसे कर सकते हैं, एक फील्ड यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, और जो वर्क डन है वो माइनस की इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल है। और आप ये भी जानते हैं फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, तो यहाँ ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, ये फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है तो ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है। तो बिग माइनस स्मॉल यानी कैलकुलेशन से आंसर ओवरऑल नेगेटिव में आ जाए, ये नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ एक्चुअली पोटेंशियल तो ज्यादा है पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद अपने आप तो फील्ड के फोर्स के अगेंस्ट ही जाएगा, मतलब फील्ड के अगेंस्ट जाएगा, सॉरी फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। फील्ड का फोर्स है ही उस पर यहाँ पर, वो फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, फील्ड के अगेंस्ट जाएगा और ऐसा होने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। आप Q का साइन डालिएगा आपको सारे जवाब बराबर मिल जाएंगे। एक तो डेल्टा V में V फाइनल माइनस V इनिशियल करिएगा ध्यान से और Q के साइन भी डालिएगा और जरूरत पड़ जाए तो थियरी से डिसीजन ले लीजिएगा, शायद और आसान पड़ जाएगा कि जो कुछ भी होता है उसके अपने आप यदि हो रहा है तो उसके होने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है। और जितनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है ना ऐसे केसेस में, उतनी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। चलिए बाद में बात करेंगे उस बारे में। लिख दीजिए, अच्छा चलिए स्टार्ट करके पॉइंट लिख दीजिए। इन दीज डिस्कशंस व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन अ फील्ड, इन दीज डिस्कशंस व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन अ फील्ड and no external force is applied to it, no external force is applied to it, it moves in the direction of force of field, it moves in the direction of force of field. As a result, potential energy of the system decreases, potential energy of the system decreases, and results in equal increase in kinetic energy, results in equal increase in kinetic energy. फिर आगे इसी में लिख दीजिए, since no external force is applied, since no external force is applied,
and electrostatic field is conservative. Electrostatic field is conservative. Mechanical energy is conserved. Mechanical energy is conserved. So P lost is equal to K gained. P lost is equal to K gained. और P initial plus K initial is equal to P final plus K final. कभी कभी न्यूमेरिकल्स में हम ये भी करेंगे. अगर आपने पार्टिकल को फील्ड में छोड़ दिया है, जैसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ते थे, तो जो P लॉस्ट होती थी वो K गेन्ड होती थी, या P प्लस K एट द टॉप इज इक्वल टू P प्लस K ऑल थ्रू. वैसे ही केस होगा. सवाल में आपको देखना पड़ेगा कि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है या बस छोड़ दिया है. सर लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए. क्या लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए. लास्ट स्टेटमेंट में मैंने यही कहा कि P प्लस K जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे, तो P प्लस K इज इक्वल टू कांस्टेंट. बस यही बातें थी. अब हेडिंग दीजिए, आगे बढ़ते हैं. जनरल रिलेशन बिटवीन E एंड V. जनरल रिलेशन बिटवीन E एंड V. अभी जो मैंने V का फॉर्मूला पढ़ाया था, एक माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ रहे हैं, लिमिट्स पुट करते हुए. लिख दीजिए, लेट अ चार्ज q बी मूव्ड, लेट अ चार्ज स्मॉल q बी मूव्ड फ्रॉम A टू B. ये स्मॉल q है और इसे हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम A टू B. लेट अ चार्ज स्मॉल q बी मूव फ्रॉम A टू B अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स. तो dw हम ये कई बार देख चुके हैं, f external into dxi. dw is f external into dx, यानी कि ये माइनस f फील्ड into dxi. और ये आंसर भी मैं E के टर्म्स में चाहता हूं, इसलिए f फील्ड को मैं वापस QE लिखने वाला हूं. जो dw है उसका फॉर्मूला है माइनस QE into dx. इतना हमने सबने पहले भी किया था, इतना हमने पहले भी किया था, पर तब हमने लिमिट्स नहीं डाली थी. अब इसको थोड़ा और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं. अब दोनों तरफ लिमिट्स डाल देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं. देखिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स एंड पुट प्रॉपर लिमिट्स. इंटीग्रेट बोथ साइड्स एंड पुट प्रॉपर लिमिट्स. अब dx जहां है वहां मैं x की लिमिट्स डालूंगा, जहां dx है वहां x की लिमिट्स डालूंगा, और जहां dw है वहां मैं वर्क की या एनर्जी की लिमिट्स डालूंगा. तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, dw इज इक्वल टू माइनस q. e कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन साइन के अंदर ही रहेगा. x की लिमिट्स है, पहले x इज इक्वल टू a है, बाद में x इज इक्वल टू b है. और dw में यहां एनर्जी की बात कर लेता हूं. पहले अब एनर्जी एट a की बात कर सकते हैं और फिर एनर्जी एट b की बात कर सकते हैं. dw का इंटीग्रेशन यानी वर्क, वर्क यानी छोटे छोटे dw का सम यानी टोटल वर्क, और ये ua है और ये ub है, इज माइनस q. और इंटीग्रेशन ऑफ e dx, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, फ्रॉम a टू b. ये हो जाएगा, ये w यानी एनर्जी है, ये इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर दिस w इज इक्वल टू दिस, तो ub माइनस ua अपॉन q, q को उधर नीचे ले आया, is equal to minus integration of E dx from A to B. ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये क्या बता रहा है मुझे, ये UV बाय Q है माइनस UA बाय Q है, is equal to माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E dx from A to B है. और एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी वोल्टेज होता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्टेज होता है. तो ये हो गया VB माइनस VA
इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई dx फ्रॉम ए टू बी। इस रिजल्ट पे हमें 5 स्टार देने होंगे, इस रिजल्ट पे 5 स्टार देने होंगे। हालांकि आप इसका डेरिवेशन ना देखें तो चलेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप इस फॉर्मेट को रिटेन करना चाहते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई dx, तो फिर यहाँ उल्टा चलता है। अगर ये बी ए है तो ये ए बी है। अगर मैं याद करने में आसानी के लिए मैं इस माइनस साइन को हटा दूं तो फिर बी बी माइनस बी ए इसी को तो माइनस साइन हटा रहा हूं तो ये ई dx बी ए माइनस बी बी लिख लेता हूं और ये भी फिर ए टू बी रहेगा। अगर ये माइनस हटा दिया तो ये भी माइनस बी भी हो जाएगा। अगर बिना माइनस साइन के आप याद कर रहे हैं तो फिर ये भी ए बी है और ये भी ए बी। और आइडियल बेस्ट तो यही एक है, इसी की आदत डालिए, इसी की आदत डालिए। ये टफ रहेगा, बहुत ज्यादा रिविजन्स मांगेगा, या क्वेश्चंस के थ्रू जब आप इसके कई क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे आपको याद होगा। बट इट नीड्स वेरी स्पेशल अटेंशन, वेरी स्पेशल अटेंशन। और न्यूमेरिकल भी इस पे बनते ही हैं। वो जो v का फॉर्मूला था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर, वो बस हमने छोटी टीजर दिखाया था फिल्म, ये फिल्म है पूरी लिमिट्स के साथ। न्यूमेरिकल्स में लिमिट्स के साथ ही काम आता है, लिमिट्स का जरा आप ध्यान दीजिए। जब आप a से b जा रहे हैं तो जो एनर्जी में चेंज हो रहा है वो तो u फाइनल माइनस u इनिशियल की बात आ रही है ना। ये a से b गए तो u फाइनल माइनस u इनिशियल आई, इसलिए ये vb माइनस va के टर्म आएंगे। a से b जाने पे अगर सब वैसा ही है जैसा होता है माइनस साइन के साथ, तो वो डेल्टा u है, वो v फाइनल माइनस v इनिशियल के टर्म्स आएंगे। वो आप ध्यान दीजिए, आगे हेडिंग दे दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। यही डिस्कशन अब हम, पहले तो ई वेरिएबल थी तो वो इंटीग्रेशन साइन के अंदर ही थी। अब मैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ ए और यहाँ बी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। डायग्राम बना लीजिए, एक यूनिफॉर्म फील्ड है ई, इसमें कहीं आप दो पॉइंट्स कंसीडर कर लीजिए ए और बी, और इनके बीच में डिस्टेंस डी मार्क कर दीजिए। तो अभी अभी हमने जो पढ़ा वो इक्वेशन क्या होगी, अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो आप बी फाइनल माइनस बी इनिशियल की बात कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर आप ए से बी गए हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए इनटू डी आर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। क्योंकि आप ए से बी जा रहे हैं, आप लाइन इंटीग्रल निकालेंगे इसका ए से बी और मिलेगा आपको आंसर फाइनल माइनस इनिशियल। आप ए से बी जा रहे हैं तो आप लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे ए से बी का, और जो फाइनल आंसर मिलेगा वो फाइनल माइनस इनिशियल का मिलेगा। अब अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो ई को आप बाहर ले आइए, जो डी बी माइनस बी ए है उसमें आप ई बाहर ले आइए और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। अब जो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर है, ये पूरी पाथ लेंथ, जो भी ये पाथ लेंथ है जहाँ छोटे छोटे डी आर बनेंगे, इन छोटे छोटे डी आर का सम है, तो ये डी आ जाएगा। ऐसा अलग से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, जिस लाइन पे, जिस लेंथ पे आपने इंटीग्रेशन किया है, टोटल पाथ लेंथ, और वो तो आपकी बार डी है। तो जो डी बी माइनस बी ए आ रहा है मेरा, वो आ रहा है माइनस ई डी। बस यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही काम की बात है। मैं तो खाली ये बोल लेता हूं कि जो डेल्टा वी है, मैं सिर्फ ये भी बोल सकता हूं कि जो पोटेंशियल में डिफरेंस है वो ई इंटू डी है, इससे भी मेरा काम चल जाता है। डेल्टा वी को जो फॉल इन पोटेंशियल है, अलग से लिख दीजिए इसको। मैं तो शायद डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डी को हाईलाइट करना चाह रहा हूं। डेल्टा वी इज ई इंटू डी अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये फॉर्मूला आता है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये फॉर्मूला आता है। इसमें हम माइनस साइन थ्योरी से लगाए करेंगे। हम तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि
कि अगर मैं फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में डिस्टेंस d चला फील्ड की डायरेक्शन में, when I move through a distance d in the field in the direction of field, अभी लिख रहा हूँ पूरा, then my potential falls through A into D. वो फॉल से हम इसका साइन डिसाइड कर लेते हैं कि ये माइनस ed है कि प्लस ed है. लिख दीजिए when we move, मैं चार्ज पार्टिकल के मूव करने की बात नहीं कर रहा, अपने चलने की बात कर रहा हूं. When we move in a uniform field through a distance d, through a distance d in the direction of field, then potential falls through A into D. Then potential falls through E into D. Potential falls through E into D. Bus. Got it? फिर से लिख लीजिए कि साइन is decided by theory. Sign is decided by theory. और उसमें भी क्या करेंगे वो भी लिख देते हैं कि the point which comes first, the point which comes first in the direction of field, is at higher potential. शायद इस तरह बोलने से ये क्लियर नहीं होगा. फर्स्ट से मैं ये बोल देता हूं, जैसे ये है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, अभी ये A है और ये B है और ये डिस्टेंस D है और ये यूनिफॉर्म फील्ड है. आपको VB माइनस VA बताना है. ये ED प्लस ED है कि माइनस ED है, ये आपको थ्योरी से बताना है. B जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है. सही कह रहा हूँ कि गलत? गलत. हाई पोटेंशियल. यहां से मैंने एक्चुअली फील्ड बनाना शुरू की होगी. फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, ये और अंदर फील्ड, यहाँ जिस चार्ज ने फील्ड पैदा की होगी ना, असल में हम उसके पास हैं अभी और यहाँ पर हम उसके दूर हैं. यहाँ पोटेंशियल कम है तो VB माइनस VA ये प्लस ED आएगा. ये चार्ज ने फील्ड पैदा की होगी, यहाँ मैं उस चार्ज के पास हूँ. फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है. A is at lower potential. ये बस हमको समझ में आ जाना चाहिए. ये थ्योरी से ही डिसाइड करेंगे. A is at lower potential than B. फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, A लोअर पोटेंशियल पे है. अगर VB माइनस VA मांगा है तो आंसर E into D तो है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है. साइन के बारे में इस पूरे चैप्टर में आपको साइन में दिक्कत आएगी, Q डेल्टा V में खास तौर से. साइन का आप लगातार ध्यान रखिए, इसीलिए थोड़ा बहुत थ्योरी का सपोर्ट ले लीजिए तो अच्छा है. ऑलराइट, अब मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूं कि भाई ये इस पूरे रीजन में या फील्ड एग्जिस्ट तो कर रही है, पूरे रीजन में फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. ये AB है और ये डिस्टेंस D है और ये एंगल थीटा है और ये फील्ड E है. आपको VAB निकालना है. VAB, ये सब वोल्टेज की बातें हैं, वर्क डन से रिलेटेड है. एंगल जब वर्क डन में आता था तो जो करते थे वो यहाँ करेंगे. पोटेंशियल का ताल्लुक वर्क डन से है. आंसर बताइए. Yes, please, anybody? E d cos theta. E into d cos theta. हाँ, E into D cos theta बिल्कुल ठीक बोला है. साइन बताइए. माइनस. बहुत ही बढ़िया अनुष्का, एक्सीलेंट, वंडरफुल, बेस्ट आंसर, मजा आ गया. ऐसे केसेस में हम डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट ले लें जो E के अलोंग है. ये भी स्केलर है, शायद किसी डॉट प्रोडक्ट वगैरह की बातें यहाँ होती होंगी. आप लिख दीजिए कंसिडर
द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसे कैप्स में लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट लूंगा जो फील्ड की डायरेक्शन में है। इसीलिए तो ग्रेविटी में हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट लिया करते थे, क्योंकि ग्रेविटी की फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। ऐसे भी जाता था और ग्रेविटी का वर्क चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट यहां लेते थे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का ये कंपोनेंट लेंगे, हाँ ये ई डी कॉस थीटा हो जाएगा, ई इंटू डी करना है मुझे। डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट लूंगा जो फील्ड की डायरेक्शन में है। और भी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब अगर ये पॉइंट सी है ना, ठीक है, ये डी कॉस थीटा है, और अब ये फील्ड की चार्ज इस चार्ज ने पैदा की होगी, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था। ये चार्ज के पास है, ये पहले आ रहा है, ये फील्ड में अंदर घुस के आ रहा है, ये लो पोटेंशियल का पॉइंट है, ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है। जब मैं वी ए बी निकाल रहा हूँ, तो एक्चुअली ये वी ए माइनस वी बी है। अब साइन बताइए, ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है, वी ए माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव। अगर मैंने वी बी ए निकाला होता ना, तो फिर मैं बोलता कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिर रहा है। उतना ही देखना है। ये वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी। तो खाली इस बात पे मत जाइए कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, वो बात तो सही है, और उस वजह से ही यहाँ का पोटेंशियल लो है, और मुझे ये माइनस ये निकालना है बस। और इसी में अगर हम पूछ रहे हैं, अगले क्वेश्चन के रूप में दे देते हैं, कि ये ए है, ये बी है, ये डिस्टेंस है, और ये बी की डायरेक्शन से एंगल 90 डिग्री है। अभी आपको वी ए बी निकालना है, बोलिए। जीरो जीरो ऐसा ही कह रहे हैं आप, जीरो। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी। कंक्लूजन ये लिख दीजिए, लिखता है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है और फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल नहीं गिरता है। Potential does not fall in a direction perpendicular to the field. Potential does not fall in a direction perpendicular to the field. फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है। अगर इस डायरेक्शन की बात करते हैं एंगल पे, तो हम डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट ले लेते थे जो फील्ड के अलाउ होता था, और अगर यहाँ लेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, तब तो fx cos 90 जैसा है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट फील्ड कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट फील्ड की डायरेक्शन में जीरो है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल गिरता ही नहीं है, गिरेगा ही नहीं। फील्ड के अलोंग जाओगे तो पोटेंशियल गिरेगा, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे रहते हैं। ये जो पॉइंट है, जैसे हम अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो आप समझते हैं जो वी ए बी है वही वी ए सी है, क्योंकि वी बी इज इक्वल टू वी सी। ऐसा कुछ लिख दीजिए जल्दी से। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ए और सी के बीच में है, क्योंकि बी और सी सेम पोटेंशियल पे है। और वो तो मुझे देखा ही था मैंने ये डी कॉस थीटा तभी तो लिया था। मुझे डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट से मतलब होता है जो फील्ड के अलाउ होता है, मुझे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं होता। इस डायरेक्शन में पोटेंशियल नहीं गिर रहा। चलिए एक काम का थोड़ी फॉर्मूला एक और डिराइव कर लेते हैं। देखिए काम का फॉर्मूला है, ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है, थोड़ी हाई फाई चीजें इस बीच डिस्कस हो गई, पर एक सिंपल फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 2 स्टार दे भी दीजिए। लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, potential due to a point charge at a distance d from it, potential due to a point charge at a distance d from it। ये एक चार्ज है और यहां से डिस्टेंस d पे कोई पॉइंट है। शायद आप इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां लाए हैं,
इस चार्ज ने फील्ड पैदा की है, इस चार्ज ने फील्ड पैदा की है, इंफिनिटी पे जो इसने फील्ड पैदा की है वो 0 है। वो मैं अभी भी a माइनस डी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए डी आर फ्रॉम, फिर ये उल्टा चलेगा b टू a, इस वाले फॉर्मूले का सहारा लेता हूं। इसी के एप्लीकेशन के रूप में इसका डेरिवेशन बहुत पहले भी किया जा सकता था, पर हम जहां तक हो सके लिमिट्स के साथ इसे यूज करें। अब जो इसको फिर से लिख देता हूं, b फाइनल माइनस b इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr फ्रॉम, इसका उल्टा लिखूंगा अगर माइनस लगाया है तो, इनिशियल टू फाइनल। मैं जाऊंगा तो इनिशियल से फाइनल तक ही जाऊंगा, तो मैं यहां से यहां, और उसकी बदौलत जो मुझे मिलेगा वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा ना, इसलिए वो फाइनल माइनस इनिशियल आएगा ना। मैं पाथ जो ट्रैवल कर रहा हूं तो इनिशियल टू फाइनल कर रहा हूं, और उसकी बदौलत जो मैं वर्क करूंगा उस समय दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो v फाइनल यानी पोटेंशियल एट p और v इनिशियल यानी पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस, अब इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इंटेंसिटी वेरिएबल है, इंटेंसिटी वेरिएबल है, मैं ऐसा लिख सकता हूं, और फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से ये डिस्टेंस मुझे लिखना पड़ेगा d, ऐसा है। इंफिनिटी से मैं पॉइंट p तक आया हूं और उसकी लिमिट्स हैं डिस्टेंस के मामले में इंफिनिटी से d, इंटेंसिटी वेरिएबल है और इसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला kq/r² है। ये कंप्लीट फॉर्मूला यूज कर लीजिए हमेशा जितना ज्यादा हो। तो v एट p माइनस 0, क्योंकि इंफिनिटी में पोटेंशियल हम आज भी 0 मान रहे हैं, इक्वल टू माइनस के क्यू और फिर r टू द पावर माइनस 2 dr फ्रॉम इंफिनिटी टू d। तो vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू फिर माइनस 1/r फ्रॉम इंफिनिटी टू d, ये माइनस बाहर चला गया, vp इज इक्वल टू के क्यू और 1/d माइनस 1/इंफिनिटी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल को कैपिटल्स में ही लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। पोटेंशियल एट p इज इक्वल टू kq/d, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला kq/d² था और पोटेंशियल का फॉर्मूला kq/d आ गया। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, पर हमने इसका वेट किया, डेरिवेशन का वेट किया, ताकि हम उसे उस तरह लिमिट्स पुट करके आदर डालें। v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जब हम इनिशियल से फाइनल आ रहे हैं तो फॉर्मूले को रिवाइज करा रहा हूं, जब हम इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं पॉइंट तक, इनिशियल से फाइनल तक जा रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसलिए वो फाइनल माइनस इनिशियल आएगा। इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं और जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल आता है। ये डेरिवेशन बहुत पहले कराया जा सकता था, पर इसका हमने वेट किया। यार फाइनली तो आपको रिजल्ट ही याद रखना है, फाइनली केवल रिजल्ट याद रखना है, और बस इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा से ज्यादा करनी है। अब फिर से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर इस फॉर्मूले में चार्ज पॉजिटिव रखेंगे, हमने पहले जगह पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल अराउंड इट, या फिर से लिख दीजिए, q is positive, potential is positive, and if q is negative, potential is negative. अगर q पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव है, और अगर q नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव है। फिर से वही पूरी बात लिख दीजिए कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल अराउंड इट, positive charge creates positive potential around it, and a negative charge creates negative potential around it. Negative charge creates negative potential around it. फिर हेडिंग दे दीजिए potential due to a system, potential due to a system of point charges, ये नई हेडिंग है। Potential due to a system of
point charges. मैं तो पूरा डिस्कशन मेरा कूलम्स लॉ से लेकर अभी तक सब पॉइंट चार्जेस के लिए, इसलिए मैंने पॉइंट चार्ज निकाल दिया। अभी ये चार्ज प्लस Q1 है और यहाँ पर मेरे को पोटेंशियल चाहिए, ये मे बी प्लस माइनस Q2 है, यहाँ पोटेंशियल चाहिए, और ये प्लस Q3 है, यहाँ पोटेंशियल चाहिए, यहाँ पोटेंशियल चाहिए, ये मे बी D1 है, ये D2 है, ये D3 है। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी ऐसा लिख दीजिए, पोटेंशियल बीइंग स्केलर क्वांटिटी, potential being scalar quantity, it is always easier to calculate the resultant potential, always easier to calculate resultant potential, because unlike intensity, we do not have to take components. इंटेंसिटी में तो रिजल्टेंट निकालने के लिए कंपोनेंट्स लेने पड़ते थे, इंटेंसिटी वेक्टर है, इंटेंसिटी वेक्टर है। तो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल है ना, जो V टोटल है, इट इज इक्वल टू समेशन, ऑर्डिनरी समेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, स्केलर सम, मैंने पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव कहिए, V इज इक्वल टू समेशन ऑफ KQ by D, summation of KQ by D. Sign of the charges should be carefully put. हर चार्ज का साइन आपको ध्यान से रखना होगा, sign of the charges should be carefully put. और वो यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई माइक्रो कूलम में हो तो वो सीरियस यूनिट नहीं है, उसे कूलम में कन्वर्ट करिए। ESU में, अगर ये ESU में है और ये सेंटीमीटर में है तो आंसर जरूर स्टैट वोल्ट में हो जाएगा, पर ऐसा ज्यादातर होगा नहीं। ये आपको मिली कूलम में दे देगा, और मिली कोई सीरियस यूनिट नहीं है, सब यूनिट है। ज्यादातर कैलकुलेशन आप SI यूनिट्स में ही करेंगे, और यहाँ भी K की वही वैल्यू है 9 × 10⁹। खैर आगे लिख दीजिए। अगर देखिए, अगर डिस्टेंसेस सेम हो, वहां कम से कम सिमेट्री हो, तो फिर मैं D का साइन बाहर निकाल सकता हूं कॉमन। लिख दीजिए, if various charges are placed symmetrically, if various charges are placed symmetrically, अगर कई चार्जेस सिमेट्रिकली रखे हैं तो फिर V is equal to summation of KQ by D। चार्जेस तो अलग अलग हैं पर डिस्टेंस सबका सेम है, चार्जेस तो अलग अलग हैं पर डिस्टेंस सबका सेम है। V is equal to summation of KQ by D। ठीक है, लिख दीजिए if D of all the charges is same, अगर सभी चार्जेस का D सेम है तो, अगर सभी चार्जेस का D सेम है तो, ठीक है। चार्जेस का तो पूरा सम लेना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लेना होगा, नेगेटिव को नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करता है और नेगेटिव चार्ज अपने आसपास नेगेटिव पोटेंशियल पैदा करता है। तो चार्जेस के साइन तो आपको प्रॉपर लेने पड़ेंगे। इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी रिजॉल्व करना पड़ता है, और पोटेंशियल यानी सबका पोटेंशियल निकाल के, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल निकालना हो तो सबका पोटेंशियल निकाल के सिंपली ऐड कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जब आता है कि ये पॉइंट चार्जेस हैं या कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। अगर ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो फॉर्मूला KQ/D वैलिड नहीं है, वहां फिर वही एलिमेंटल सेक्शन लेके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वेक्टर रिजॉल्व नहीं कर रहे, वेक्टर नहीं ले रहे, पर एलिमेंटल सेक्शन लेके इंटीग्रेशन तो पोटेंशियल में भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। लिख दीजिए, बस एक लास्ट लाइन लिख दीजिए, इन केस ऑफ continuous distribution of charge, in case of continuous distribution of charge on a body, continuous distribution of charge on a body, resultant potential will be calculated, resultant potential will be calculated
by integrating the potentials due to elementary sections, treating them as point charges, Okay, that is all for now. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.